रंजीत कुमार और गरीब नवाज दोनों को चड्डे की ये सलाह आम है याराने नुक्ता दां के लिए वाली बात बहुत नागवार मालूम हुई। दोनों ने मुझसे कहा कि ये चड्डे की बहुत बेहूदगी है। इस बेहूदगी को उन्होंने बहुत महसूस किया था। चड्डा हस्बे आदत अपनी हाँकता रहा और वे दोनों एक कोने में बैठे एक दूसरे से अपने अपने दुख का इजहार करते रहे। चड्डा, वन कुतरे, गरीब नवाज और रंजीत कुमार चारों ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मम्मी ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी माँ इनके लिए खिलौने लाने बाहर गई हुई हैं। ये सब मुंतज़र हैं। एक बच्चा चड्डा मुतमईन है कि सबसे बढ़िया और अच्छा खिलौना उसे ही मिलेगा, इसलिए कि वो माँ का चहीता है। दो बच्चों का गम एक जैसा है, इसलिए कि वे एक दूसरे के मुनिस बन गए हैं। चौथा बच्चा बस यूं ही अलग पड़ा हुआ है, और वो प्लेटिनम ब्लॉन्ड, वो एक छोटी सी गुड़िया के मानंद है। हर फज़ा, हर माहौल की अपनी मौसीकी होती है। उस वक्त जो मौसीकी मेरे दिल के कानों तक पहुंची थी, उसमें कोई सुर इस्तियाल अंग्रेज़ नहीं था। हर शय माँ और उसके बच्चों और उनके बाहमी रिश्तों की तरह काबिले फ़हम और यकीनी था। मैंने जब मम्मी को तांगे में चड्डे के साथ देखा था तो मेरी जमालियाती हिस्स को सदमा पहुंचा था। अब मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दिल में उन दोनों के मुत्तलिक वाहियात ख्याल पैदा हुए थे। लेकिन एक सवाल अब भी मुझे बार बार सता रहा था कि वो इतना शोख मेकअप क्यों करती है। जो उसकी झुर्रियों की तौहीन है, उस ममता की तज़हीक है जो उसके दिल में चड्डे, गरीब नवाज, रंजीत कुमार और वन कुतरे के लिए मौजूद है, और खुदा मालूम और किस किस के लिए। बातों बातों में चड्डे से मैंने पूछा, यार ये तो बताओ, तुम्हारी मम्मी इतना शौक मेकअप क्यों करती हैं? इसलिए कि दुनिया हर शौक चीज़ को पसंद करती है। तुम्हारे और मेरे जैसे उल्लू इस दुनिया में बहुत कम बसते हैं जो मध्यम सुर और मध्यम रंग पसंद करते हैं, जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं देखना चाहते, जो बुढ़ापे पर जवानी का मुलम्मा पसंद नहीं करते। हम जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, उल्लू के पट्टे हैं। मैं तुम्हें एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। बैसाखी का मेला था तुम्हारे अमृतसर से, रामबाग के उस बाजार में जहाँ तकियाइयाँ रहती हैं। जो जवान जाट गुजर रहे थे, एक सेहतमंद जवान ने, खालिस दूध और मक्खन पर पले हुए उस जवान ने, जिसकी नई जूती उसकी लाठी पर टंगी बाजीगरी कर रही थी, ऊपर एक कोठे की तरफ देखा। निहायत वाहियात रंगों में लिपि पुती एक स्याह फाम टकियाई को देखकर, जिसकी तेल में चुपड़ी हुई बबरियां उसके माथे पर बड़े बेहनाम तरीके पर जमी हुई थीं, उस सेहतमंद जवान ने अपने साथी की पसलियों में ठोका देकर कहा, ओए लैणसिया, वेख, ओए ऊपर वेख, असी ते पिंड विच मंजाई। चड्डा आखिरी लफ्ज़ खुदा मालूम क्यों गोल कर गया। हालांकि वो शाइस्तगी का बिल्कुल कायल नहीं था। वो खिलखिला कर हंसने लगा। उस जाट के लिए वो चुड़ैल ही उस वक्त कोहपाक की परी थी, और उसके गांव की हसीनो जमील मुटियारे बेडोल भैंसें। हम सब चुगद हैं, दरमियाने दर्जे के, इसलिए कि इस दुनिया में कोई चीज़ अव्वल दर्जे की नहीं है, तीसरे दर्जे की है या दरमियाना दर्जे की। लेकिन लेकिन फीलस फीलस खासुल खास दर्जे की चीज़ है, वो सांप की खपरें। वन कुतरे ने चड्डे के सिर पर धप्पा मारा। खपरे खपरे, तुम्हारा मस्तक फिर गया है। चड्डे ने अपने बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, ले साले, अब तू सुना, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता था। वन कुतरे बहुत संजीदा होकर मुझसे मुखातिब हुआ। बाई गॉड, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं 15 ईयर्स का था कि उसने मेरी शादी बना दी। चड्डा जोर से हंसा। तुम्हें कार्टून बना दिया उस साले ने। भगवान उसे स्वर्ग में कैरियल की पेटी दे कि वो उसे वहां बजा बजा कर तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कोई हूर ढूंढता फिरे। वन कुतरे और भी संजीदा हो गया। मंटो, मैं झूठ नहीं कहता,
मेरी वाइफ एकदम ब्यूटीफुल है हमारी फैमिली में। अरे तुम्हारी फैमिली की ऐसी तैसी, फीलस की बात करो, उससे ज़्यादा और कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। चड्डी ने गरीब नवाज और रंजीत कुमार की तरफ देखा, जो कोने में बैठे फीलस के हुस्न के मुतल्लिक एक दूसरे से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। गन पाउडर प्लाट के बनियों, अच्छी तरह सुन लो, तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मैदान चड्डे के हाथ रहेगा। क्यों वेल्स के शहजादे? वेल्स का शहजादा टुकुर टुकुर देख रहा था। चड्डे ने जोर का कहकहा लगाया। गरीब नवाज और रंजीत कुमार एक दूसरे से फिलस के बारे में घुल मिलकर बातें तो कर ही रहे थे, वो अपने अपने दिमाग में फिलस को हासिल करने की मुख्तलिफ स्कीमें भी बना रहे थे, और ये उनके तर्ज गुफ्तगू से साफ आया था। शाम गहरी हो चली थी। ड्राइंग रूम में अब बिजली के बल्ब रोशन थे। चड्डा मुझसे बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के ताज़ा हालात सुनता रहा था कि बाहर बरामदे में मम्मी की तेज़ तेज़ आवाज़ सुनाई दी। चड्डे ने नारा बुलंद किया और बाहर चला गया। गरीब नवाज ने रंजीत कुमार की तरफ और रंजीत कुमार ने गरीब नवाज की तरफ मानिखेज नज़रों से देखा, और फिर दोनों दरवाजे की जानिब देखने लगे। मम्मी चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके साथ 4-5 एंग्लो इंडियन लड़कियां थीं, मुख्तलिफ कदो कामत और खतूत की। पोली, डॉली, किटी, एल्मा और थेल्मा, और वो हिजड़ानुमा लड़का जिसे चड्डा सिसी कहकर पुकारता था। फीलस सबसे आखिर में दाखिल हुई, चड्डे के साथ। चड्डे का एक बाजू उस प्लेटिनम ब्लॉन्ड की पतली कमर में हमायल था। मैंने गरीब नवाज और रंजीत कुमार का रद्द अमल नोट किया। उनको चड्डे की ये नुमाइशी फतेहमंदाना हरकत पसंद नहीं आई थी। लड़कियों के नाजिल होते ही एक शोर बरपा हो गया। एकदम इतनी अंग्रेजी बरसी कि वनकुतरे मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान में कई बार फेल हुआ, मगर उसने कोई परवाह न की और बराबर बोलता रहा। जब उससे किसी ने इल्तिफात न बरता तो वो एल्मा की बड़ी बहन थेल्मा के साथ एक सोफे पर अलग बैठ गया और पूछने लगा कि उसने हिंदुस्तानी डांस के और कितने नए तोड़े सीखे हैं। वनकुतरे इधर तो थर्ड थर्ड की 1 2 3 बना बना कर थेल्मा को तोड़े बता रहा था, उधर चड्डा बाकी लड़कियों के जुर्मुट में अंग्रेजी के नंगे नंगे लिमरिक सुना रहा था, जो उसको हज़ारों की तादाद में जवान याद थे। मम्मी सोडे की बोतलें और गजक वगैरह मंगवा रही थीं। रंजीत कुमार सिगरेट के कश लगाता हुआ टकटकी बांधे फीलस की तरफ देख रहा था, और गरीब नवाज बार बार मम्मी से कह रहा था कि रुपए कम पड़ जाएं तो वो उससे ले लें। स्कॉच खुली और पहला दौर शुरू हुआ। फीलस को शामिल होने के लिए कहा गया तो उसने अपने प्लेटिनमी बालों को एक खफीफ सा झटका देकर इनकार कर दिया कि वो शराब नहीं पिया करती। सबने इसरार किया मगर वो न मानी। चड्डे ने बददिली का इजहार किया तो मम्मी ने फीलस के लिए हल्का सा मशरूब तैयार किया और गिलास उसके होठों के साथ लगाकर बड़े प्यार से कहा, बहादुर लड़की बनो और पी जाओ। फीलस इनकार न कर सकी। चड्डा खुश हो गया और उसने इसी खुशी में 20-25 और लिमरिक सुनाए। सब मज़े लेते रहे। मैंने सोचा उरियानी से तंग आकर इंसान ने सतरपोशी इख्तियार की होगी। यही वजह है कि अब वो सतरपोशी से उकता कर कभी कभी उरियानी की तरफ दौड़ने लगता है। शाइस्तगी का रद्दे अमल यकीनन नाशाइस्तगी है। इस फरार का कतई तौर पर एक दिलकश पहलू भी है। इंसान को एक मुसलसल यक आहक कोफ्त से चंद घड़ियों के लिए निजात मिल जाती है। मैंने मम्मी की तरफ देखा, जो बहुत हशाश पशाश जवान लड़कियों में घुली मुली चड्डे के नंगे नंगे लिमरिक सुन सुनकर हंस रही थी और कहे कहे लगा रही थी। उसके चेहरे पर वही वाहियात मेकअप था जिसके नीचे उसकी झुर्रियाँ साफ नज़र आ रही थीं। उसकी झुर्रियाँ भी मसरूर थीं। मैंने फिर सोचा, आखिर लोग फरार को बुरा क्यों समझते हैं? वो फरार जो मेरी आंखों के सामने था, उसका ज़ाहिर तो बदनुमा था लेकिन उसका बातिन बेहद खूबसूरत था, और उस बातिन पर कोई बनाव सिंगार, कोई गाज़ा, कोई उपटना नहीं था।
पोली एक कोने में खड़ी रंजीत कुमार के साथ अपने नए फ्रॉक के बारे में बातचीत कर रही थी। वो रंजीत कुमार को बता रही थी कि उसने सिर्फ अपनी होशियारी से बड़े कम दामों पर ऐसी उम्दा फ्रॉक तैयार कराई है। कपड़े के दो अलग अलग टुकड़े जो बज़ाहिर बिल्कुल बेकार थे, अब एक खूबसूरत पोशाक में तब्दील हो गए थे। और रंजीत कुमार बड़े खलूस के साथ पोली को दो नए ड्रेस बनवा देने का वादा कर रहा था। हालांकि उसे फिल्म कंपनी से इतने रुपए यकमुश्त मिलने की हरगिज हरगिज उम्मीद नहीं थी। डॉली अलग बैठी गरीब नवाज से कुछ कर्ज मांगने की कोशिश कर रही थी। वो गरीब नवाज को यकीन दिला रही थी कि वो दफ्तर से तनख्वाह मिलने पर यह कर्ज जरूर अदा कर देगी। गरीब नवाज को कतई तौर पर मालूम था कि डॉली हस्बे मामूल ये रुपए कभी वापस नहीं देगी, मगर वो उसके वादे पर एतबार किए जा रहा था। थेलमा थी कि वन कुतरे से तांडव नाच के बड़े मुश्किल तोड़े सीख रही थी। वन कुतरे को मालूम था कि थेलमा के पैर सारी उम्र कभी तांडव नाच के बोल अदा नहीं कर सकेंगे, मगर वो थेलमा को बताए जा रहा था। थेलमा अच्छी तरह जानती थी कि वो अपना और वन कुतरे का वक्त ज़ाया कर रही है, मगर वो बड़े शौक और इन्हिमाक से वन कुतरे की बातें सुन रही थी। एल्मा और किटी दोनों पिए जा रही थीं और आपस में किसी आलली की बात कर रही थी, जिसने पिछली रेस में उनसे खुदा मालूम कब का बदला लेने की खातिर उन्हें गलत टिप दी थी। चड्डा तो बस फिलस के सांप के खपरे ऐसे रंग के बालों को पिघले हुए सोने के रंग के स्कॉच में मिला मिला कर पी रहा था। फिलस का हिजड़ानुमा दोस्त बार बार जेब से कंघी निकाल रहा था और अपने बाल संवार रहा था। और मम्मी, वो कभी इससे बात कर रही थी, कभी उससे। वो कभी सोडे खुलवाती थी तो कभी टूटे हुए गिलास उठवाती थी। उसकी निगाह सब पर थी, उस बिल्ली की तरह जो बज़ाहिर आंखें बंद किए किए सुस्ताती है, मगर जानती है कि उसके बच्चे कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या शरारत कर रहे हैं। इस दिलचस्प तस्वीर में कौन सा रंग, कौन सा खत गलत था। ऐसा मालूम होता था कि मम्मी का वो भड़कीला और शोख मेकअप भी उस तस्वीर का एक ज़रूरी जज है। गालिब कहता है, कैदे हयातो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। कैदे हयात और बंदे गम जब असलन एक हैं तो ये क्या फ़र्ज़ है कि आदमी मौत से पहले थोड़ी देर के लिए निजात हासिल करने की कोशिश न करे। इस निजात के लिए कौन मलकुल मौत का इंतज़ार करे। क्यों ना आदमी चंद लम्हात के लिए खुद फरेबी के दिलचस्प खेल में हिस्सा ले। मम्मी सबकी तारीफ में रद्बुल लिसान थी। उसके पहलू में एक ऐसा दिल था जिसमें सबके लिए ममता थी। मैंने सोचा मम्मी ने शायद इसलिए अपने चेहरे पर रंग मल लिया है कि लोगों को उसकी असलियत मालूम ना हो। मम्मी में शायद इतनी जिस्मानी कुव्वत नहीं थी कि वो हर एक की माँ बन सकती। उसने अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के लिए चंद लोग चुन लिए थे और बाकी सारी दुनिया को छोड़ दिया था। मम्मी को मालूम नहीं था कि चड्डा एक तगड़ा पैक फिलस को पिला चुका है, चोरी छिपे नहीं, सबके सामने। मम्मी उस वक्त अंदर बावर्ची खाने में पोटैटो चिप्स तल रही थी। फिलस नशे में थी, गहरे सुरूर में। जिस तरह उसके पालिश किए हुए फौलाद के रंग के बाल आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे, उसी तरह वो खुद भी लहरा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। वन कुतरे अब थेलमा को तोड़े सिखाने के बाद ये बता रहा था कि उसका बाप साला उससे बहुत मोहब्बत करता था और चाइल्डहुड ही में उसने उसकी शादी बना दी थी और उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। गरीब नवाज आखिर डॉली को कर्ज देकर भूल भी चुका था। रंजीत कुमार अपने साथ पोली को कहीं बाहर ले गया था। एल्मा और किटी जहां भर की बातें कर कर के थक गई थीं और आराम कर रही थीं। तिपाई के इर्द गिर्द चड्डा, फिलस, उसका हिजड़ानुमा दोस्त और मम्मी बैठे हुए थे। चड्डा अब जज्बाती नहीं था। फिलस उसके पहलू में बैठी थी, जिसने पहली दफ़ा अपने बदन में शराब का सुरूर महसूस किया था। फिलस को हासिल करने का अज़्म चड्डे की आंखों में साफ मौजूद था और मम्मी इससे गाफिल नहीं थी।
थोड़ी देर के बाद फिलस का हिजड़ानुमा दोस्त सोफे पर दराज हो गया और अपने बालों में कंघी करते करते सो गया। गरीब नवाज ने मानीखेज नज़रों से एल्मा की तरफ देखा। एल्मा ने किटी से कुछ कहा और उठकर गरीब नवाज के साथ कहीं चली गई। किटी ने मम्मी से किसी मार्गरेट के बारे में बात की और रुखसत लेकर चली गई। वनकुत्री ने आखिरी बार अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ की, फिलस की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा, फिर थेल्मा का बाजू थाम कर उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया। एकदम जाने क्या हुआ कि चड्डे और मम्मी में गर्मा गर्म बातें शुरू हो गईं। चड्डे की जबान लड़खड़ा रही थी और वो एक नाखलक बच्चे की तरह मम्मी से बदजबानी कर रहा था। फिलस ने चड्डे और मम्मी में मुसालहत की महीन सी कोशिश की, मगर चड्डा तो हवा के घोड़े पर सवार था। वो फिलस को अपने साथ सईदा काटिस में ले जाना चाहता था और मम्मी इसके खिलाफ थी। वो बहुत देर तक चड्डे को समझाती रही कि वो अपने इरादे से बाज आए, मगर चड्डा कुछ सुन नहीं रहा था। वो बार बार मम्मी से कह रहा था, तुम दीवानी हो गई हो बूढ़ी दल्लल्ला, फिलस मेरी है, पूछ लो इससे। मम्मी ने बहुत देर तक चड्डे की गालियां सुनी। आखिर उसने बड़े समझाने वाले अंदाज में चड्डा से कहा, चड्डा माई सन, तुम समझते क्यों नहीं? सी इज़ यंग, सी इज़ वेरी यंग। मम्मी की आवाज़ में कंपकपाहट थी, एक इल्तिजा थी, एक सरजंस थी, एक बड़ी भयानक तस्वीर थी। चड्डा कुछ समझ न सका। उस वक्त उसके पेशे नज़र सिर्फ फिलस और फिलस का हुसूल था। मैंने फिलस की तरफ देखा और पहली दफ़ा बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि वो बहुत छोटी उम्र की है, बमुश्किल 15 बरस की। उसका सफ़ेद चेहरा नकरई बादलों में घिरा हुआ था, बारिश के पहले कतरे की तरह लरज रहा था। चड्डे ने फिलस को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिल्मी हीरो के अंदाज में उसे अपने सीने के साथ भींच लिया। मम्मी ने एहतिजाज की चीख बुलंद की, चड्डा छोड़ो उसे, फॉर गॉड सेक छोड़ दो इसे। जब चड्डे ने फिलस को अपने चौड़े सीने से जुदा न किया तो मम्मी ने चड्डे के मुंह पर एक चांटा मारा, गेट आउट, गेट आउट। चड्डा भौचक्का रह गया। उसने फिलस को अपने से जुदा करके एक धक्का दिया और मम्मी की तरफ कहर आलूद निगाहों से देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैंने उठकर रुखसत ली और चड्डे के पीछे पीछे चला गया। सईदा काटिस पहुंचकर मैंने देखा कि वो पतलून, कमीज और बूट समेत कबाड़ खाने से मिलते जुलते कमरे में पलंग पर औंधे मुंह लेटा हुआ है। मैंने उससे कोई बात न की और दूसरे कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं देर से उठा, 10 बज रहे थे। चड्डा सुबह ही सुबह उठकर बाहर चला गया था। कहाँ, ये किसी को मालूम नहीं था। मैं जब गुस्ल खाने से बाहर निकला तो मैंने चड्डे की आवाज़ सुनी। आवाज़ गैरेज से आ रही थी। मैं रुक गया। चड्डा किसी से कह रहा था, वो लाजवाब औरत है, खुदा की कसम वो लाजवाब औरत है, दुआ करो कि उसकी उम्र को पहुंचकर तुम भी वैसी ही ग्रेट हो जाओ। उसके लहजे में एक अजीबो गरीब तलखी थी। मैंने ज़्यादा देर गुस्ल खाने के बाहर रुके रहना मुनासिब न समझा और अंदर कमरे में चला गया। निस्फ घंटे तक मैंने चड्डे का इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो मैं प्रभात नगर रवाना हो गया। मेरी बीवी का मिजाज मोतदिल था। हरीश घर में मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने उसके मुतल्लिक इस्तिफसार किया तो मैं यही कह सका कि वो रात भर की शूटिंग के बाद स्टूडियो ही में सो रहा है। कम से कम मेरी हद तक पुणे में काफ़ी तफरीह हो गई थी, इसलिए मैंने हरीश की बीवी से इजाज़त मांगी। उसने रस्मन हमें रोका भी, मगर मैं सईदा काटेज ही से फ़ैसला करके चला था। रात का वाक़या मेरे लिए ज़हनी जुगाली के वास्ते बहुत काफ़ी था। हम बम्बई के लिए चल दिए। रास्ते में बीवी से मैंने सब कुछ कह दिया। मैंने मम्मी की बातें की। रात को जो कुछ हुआ था वो उसे मैंने मनो अन सुना दिया। मेरी बीवी का रद्द अमल ये था कि फिलस शायद मम्मी की कोई रिश्तेदार रही होगी या वो उसे किसी अच्छी आसामी को पेश करना चाहती होगी, वरना चड्डे से मम्मी की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं था। मैं खामोश रहा।
न मैंने तरदीद की न ताईद। कई दिन गुजरने पर चड्डे का खत आया, जिसमें उस रात के वाक़े का सरसरी जिक्र था, और उसने अपने मुत्तलिक ये लिखा था, मैं उस रात हैवान बन गया था, लानत है मुझ पर। 3 महीने के बाद मुझे एक ज़रूरी काम से पुणे जाना पड़ा। मैं सीधा सईदा काटिस पहुंचा। चड्डा वहां मौजूद नहीं था। गरीब नवाज से उस वक्त मुलाकात हुई जब वो गैरेज से बाहर निकलकर शीरी के खुर्द साल बच्चे को प्यार कर रहा था। गरीब नवाज बड़े तपाक से मिला। थोड़ी देर के बाद रंजीत कुमार आ गया, कछुए की चाल चलता हुआ, और खामोश बैठ गया। मैंने उससे कुछ पूछा तो उसने बड़े इख्तिसार से जवाब दिया। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि चड्डा उस रात के बाद मम्मी के पास नहीं गया है, और न ही मम्मी कभी सईदा काटिज में आई हैं। फिलस को मम्मी ने दूसरे ही रोज़ उसके माँ बाप के पास भिजवा दिया था। वो अपने उस हिजड़ानुमा दोस्त के साथ घर से भाग कर आई हुई थी। रंजीत कुमार को यकीन था कि अगर फिलस कुछ दिन और पुणे में रहती तो वो उसे ज़रूर ले उठता। गरीब नवाज को ऐसा कोई ज़ौम नहीं था, उसे सिर्फ ये अफसोस था कि वो चली गई है। चड्डे के मुतलिक ये पता चला कि कई रोज़ से उसकी तबीयत नासाज है। बुखार रहता है, मगर वो किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं लेता। वो महीनों से सारा सारा दिन इधर उधर बेमकसद घूम रहा है। उसे न खाने का होश है न पीने का। गरीब नवाज ने जब मुझे ये बातें बताना शुरू की तो रंजीत कुमार उठकर चला गया। मैंने सलाखों वाली खिड़की में से देखा। उसका रुख गैरेज की तरफ था। मैं गरीब नवाज से गैरेज वाली शीरी के मुतलिक कुछ पूछने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि वनकुतरे सख्त घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वनकुतरे से हमें मालूम हुआ कि चड्डे को तेज बुखार है। वनकुतरे उसे तांगे में ला रहा था कि वो रास्ते में बेहोश हो गया। मैं और गरीब नवाज बाहर की तरफ दौड़े। तांगे वाले ने बेहोश चड्डे को संभाला हुआ था। हम सब ने मिलकर चड्डे को उठाया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। वाकई बहुत तेज बुखार था। 105 डिग्री से कतन कम ना होगा। मैंने गरीब नवाज से कहा कि फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। गरीब नवाज ने वनकुतरे से मशवरा किया। वो अभी आता हूँ कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वनकुतरे वापस आया तो उसके साथ मम्मी थी। वो हाँफ रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने चिड्डी की तरफ देखा और करीब करीब चीख कर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? वनकुतरे ने जब मम्मी को बताया कि चड्डा कई दिन से बीमार है तो मम्मी ने बड़े रस और गुस्से के साथ कहा, तुम कैसे लोग हो, मुझे इत्तला क्यों न दी? फिर उसने मुझे, गरीब नवाज और वनकुतरे को मुख्तलिफ हिदायत दी। एक को चड्डे के पांव सहलाने की, दूसरे को बर्फ लाने की, तीसरे को चड्डे का सिर दबाने की। चड्डे की हालत देखकर मम्मी की अपनी हालत बहुत गैर हो गई थी, लेकिन उसने तहम्मुल से काम लिया और डॉक्टर को बुलाने चली गई। मालूम नहीं रंजीत कुमार को गैरेज में कैसे पता चल गया। मम्मी के जाने के फौरन बाद वो घबराया हुआ आया। जब उसने इस्तिफसार किया तो वनकुतरे ने चड्डा के बेहोश होने का वाकया बयां किया और ये भी कहा कि मम्मी डॉक्टर को बुलाने गई है। ये सुनकर रंजीत कुमार का इज़्तिराब किसी हद तक दूर हो गया। मैंने देखा कि गरीब नवाज और वनकुतरे भी अब मुतमईन थे, जैसे चड्डे की सेहत की सारी जिम्मेदारी मम्मी ने अपने सिर ले ली है। मम्मी की हिदायत के मुताबिक चड्डे के पांव सहलाए जा रहे थे और सिर पर बर्फ़ की पट्टियां रखी जा रही थीं। जब मम्मी डॉक्टर को साथ लेकर आई, उस वक्त चड्डा किसी कदर होश में आ रहा था। डॉक्टर ने चड्डा का मुआयना करने में काफ़ी देर लगाई। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि चड्डे की ज़िंदगी खतरे में है। मुआयने के बाद डॉक्टर ने मम्मी को इशारा किया और वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। मैंने सलाखों वाली खिड़की में से देखा। गैरेज की टाट का पर्दा हिल रहा था। थोड़ी देर के बाद मम्मी आई। उसने गरीब नवाज, वनकुतरे और रंजीत कुमार से फर्दन फर्दन कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। चड्डा होश में आ चुका था और आंखें खोलकर सुन रहा था। उसने मम्मी को हैरत की निगाहों से नहीं देखा था। वो एक उलझन सी महसूस कर रहा था।
चंद लम्हात के बाद जब वो समझ गया कि मम्मी क्यों और कैसे आई हैं, तो उसने मम्मी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और दबाकर कहा, मम्मी, यू आर ग्रेट। मम्मी उसके पास पलंग पर बैठ गई। वो शफकत का मुजस्समा थी। चड्डे के तपते हुए माथे पर हाथ फेरकर उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरे बेटे, मेरे गरीब बेटे। चड्डे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फौरन ही उसने उनको जज्ब करने की कोशिश की और कहा, नहीं, तुम्हारा बेटा अव्वल दर्जे का स्काउड्रल है। जाओ अपने मरहूम खाविंद का पिस्तौल लाओ और उसके सीने पर दाग दो। मम्मी ने चड्डे के गाल पर हौले से तमाचा मारा। फिजूल बकवास न करो। फिर वो चुस्तू चालाक नर्स की तरह उठी और उसने हम सब से मुखातिब होकर कहा, लड़कों, चड्डा बीमार है और मुझे अस्पताल ले जाना है उसे, समझे? हम सब समझ गए। गरीब नवाज ने फौरन टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया। चड्डे को उठाकर टैक्सी में डाला गया। वो बहुत कहता रहा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो उसको अस्पताल के सुपुर्द किया जा रहा है, मगर मम्मी यही कहती रही कि बात तो कुछ भी नहीं, बस अस्पताल में ज़रा आराम रहता है। चड्डा, जो बहुत ज़िद्दी था, उस वक्त नफ्सियाती तौर पर मम्मी से मरऊब था और किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। चड्डा अस्पताल में दाखिल हो गया। मम्मी ने अकेले में मुझे बताया कि चड्डे को हाइपर पाइरोक्सिया है, यानी हाई फीवर। वो बहुत परेशान थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि बला टल जाएगी और चड्डा तंदुरुस्त हो जाएगा। इलाज होता रहा। प्राइवेट अस्पताल था। डॉक्टरों ने चड्डे का इलाज बहुत तवज्जो से किया, मगर कई पेचीदगियां पैदा हो गईं। बुखार बड़ी मुश्किल से उतरता था, फिर चंद ही घंटों में तेजी से चढ़ जाता था।